गुड इवनिंग सर। क्या दो इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। लास्ट का क्लास में कहाँ पे डिस्कशन रुका था? चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर्स। अच्छा, कैपेसिटर की चार्जिंग हो गई? यस सर। चलो डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर की बात करते हैं। मान लीजिए कि एक ये कैपेसिटर है जिसका कैपेसिटेंस आपने बोला कि C का है, और इसको एक रजिस्टर जिसका रेजिस्टेंस R है उसके साथ आपने एक सोर्स ऑफ EMF से कनेक्ट करा है। ये कनेक्शन बनाया, तो आपके पास इंफॉर्मेशन क्या है भाई कि इस कैपेसिटर के प्लेट पे टाइम के पासेस के साथ साथ चार्ज जो होगा वो एक्युमुलेट होता जाएगा ना। यस सर। मान लीजिए कि किसी समय पे, जिस समय हमारे इस कैपेसिटर के ऊपर चार्ज जो आया वो कैपिटल Q का आ गया, उसी समय आपने क्या किया कि ये जो स्विच है इस स्विच को आपने यहां से उठा के यहां जोड़ दिया। ठीक, ये स्विच जो वो यहाँ पे कनेक्टेड था, इस स्विच को हमने यहाँ पे जोड़ दिया और इसको t=0 कह दिया। t=0 वो इंस्टेंट ऑफ टाइम हुआ व्हेन द कैपेसिटर वाज हैविंग ए चार्ज ऑफ कैपिटल Q, और हमारा ये जो सोर्स है वो सर्किट से बाहर हो गया। ठीक है। यस सर। लेट एट t=0 charge appearing at the plate of capacitor is capital Q when the capacitor is connected with a resistor। R रजिस्टर से t=0 पे आपने ये कनेक्शन बना दिया। ठीक है, तो जब आप कनेक्शन बनाओगे तो होगा क्या भाई, ये कैपेसिटर चार्ज है तो इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस है, तो ये रजिस्टर के क्रॉस भी पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा। तो जो करंट है वो हमारे इस रजिस्टर के थ्रू फ्लो करेगी, यानी कि चार्ज का फ्लो होगा। एक्चुअल में नेगेटिव चार्ज ही फ्लो करता है, आपको मालूम है। तो इधर से जो नेगेटिव चार्ज है वो इधर को फ्लो करता हुआ आके इस प्लेट पे इसको चार्ज को कंपनसेट करेगा। ठीक है ना। तो धीरे धीरे हमारे कैपेसिटर के प्लेट पे जो चार्ज होगा वो टाइम के पासेस के साथ साथ कम होता जाएगा। यस सर। मान लो लेट एट टाइम t
charge at the plate of capacitor is Q, and in further time dt, decrement in charge is dq. ठीक है, मान लिया कि टाइम टी पे जो चार्ज हुआ वो क्यू का हो गया, इस पे क्यू प्लस का आ जाएगा, और नेचुरल है कि इस पे उतना ही माइनस का चार्ज होगा, क्योंकि जितना चार्ज इधर से इधर को फ्लो करेगा वही चार्ज में कमी आएगी दोनों जगहों पे। तो एक जगह जितना निगेटिव होगा दूसरी वाली प्लेट पे उतनी पॉजिटिव होगा। और फर्दर जो टाइम dt है उसमें आपने कहा कि जो चार्ज में कमी आई है वो dq की है, तो जो करंट होगी आई, दैट कैन बी रिटन एज माइनस ऑफ dq dt। लिख सकते हैं क्या? करंट इन Yes. द, और करंट का जो डायरेक्शन है वो आपको मालूम है कि नेगेटिव चार्ज के फ्लो के अपोजिट डायरेक्शन में या पॉजिटिव चार्ज के फ्लो के डायरेक्शन में होता है। तो निगेटिव चार्ज इधर से इधर को फ्लो कर रहा है तो इसमें करंट का डायरेक्शन जो होगा वो इधर से इधर को हो जाएगा। ठीक है, होगा। Yes, sir. अब इस टाइम टी के लिए किरचॉफ लूप लॉ को अप्लाई करते हैं ना, इस सर्किट के लिए किरचॉफ लूप लॉ को अप्लाई करते हैं टाइम टी के लिए। यहां से मान लीजिए कि हम चलना शुरू कर रहे हैं इस प्लेट से और ऐसे क्लॉकवाइज सेंस में चले जा रहे हैं, फिर से वहीं पहुंच रहे हैं। तो निगेटिव से पॉजिटिव को गए, गेन मिलेगा, कितने का गेन मिलेगा? कितने का गेन मिला पकड़े हुए? निगेटिव से पॉजिटिव को गए, पोटेंशियल का गेन कितने का? हेलो, कोई बोल नहीं रहा कि हमको सुनाई नहीं दे रहा? क्यू बाई सी का ना? Yes, sir. तो क्यू बाई सी का गेन हो गया भाई। और इस रजिस्टर में आप जा रहे हो, करंट के डायरेक्शन में जा रहे हो, तो आई इंटू आर का लॉस हो गया। जहां से चले थे वहीं पहुंच गए तो जीरो के बराबर हो गया। तो क्यू बाई सी दैट कैन बी रिटन एज माइनस ऑफ डी क्यू डी टी। आई को माइनस डी क्यू डी टी से रिप्लेस कर दिया, डी क्यू डी टी आर लिख सकते हैं यहां से। Yes, sir. वेरिएबल्स को सेपरेट करो, तो डी क्यू बाई क्यू ये हो जाएगा माइनस ऑफ डी टी बाई आर सी। इधर से क्यू इधर ट्रांसफर लिया, डी टी और आर को इधर में ट्रांसफर कर लिया विथ माइनस। तो ये हमारे वेरिएबल सेपरेट हो गए। अब लिमिट लगाते हैं, इसको इंटीग्रेट करते हैं। टी इक्वल्स टू 0, कैपेसिटर के प्लेट पे चार्ज कितना था? Capital Q. कैपिटल क्यू। और टाइम टी पे चार्ज कितना बोले हैं? Small Q. स्मॉल क्यू। तो ये हमारा लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन हो गया, है ना? लेफ्ट साइड का जो इंटीग्रेशन आपको मिला वो हो गया एल एन क्यू बाई कैपिटल क्यू, और राइट साइड में ये हो गया माइनस का टी बाई आर सी, लिमिट प्लेसमेंट के साथ, है ना? एल एन क्यू इसका इंटीग्रेशन बना,
और पहले अपर लिमिट रखे तो ln स्मॉल क्यू हुआ माइनस ln कैपिटल क्यू हो गया, तो log a माइनस log b log a बाई b लिख दिया। तो q बाई q का ln माइनस का t बाई RC लिख सकते हैं। यस सर। एंटी लॉग कर देते हैं तो q को लिखने का इंफॉर्मेशन हमको यहां से मिल जाएगा e टू द पावर माइनस का t बाई RC, यानी कि चार्ज एट द प्लेट ऑफ द कैपेसिटर विल बी रिटन एज q e टू द पावर माइनस ऑफ t बाई RC। तो ये हमको फॉर्मूला मिल गया जो हमें याद रखना है कि जब डिस्चार्जिंग के लिए कैपेसिटर को छोड़ेंगे t इक्वल्स टू 0 पे अगर कैपेसिटर पे चार्ज कैपिटल Q था तो किसी टाइम t पे जो चार्ज होगा वो q e टू द पावर माइनस का t बाई RC से लिखा जाएगा। इधर में भी देखो तो RC को आप क्या बोलोगे, टाइम कांस्टेंट। तो हमारे सर्किट का टाइम कांस्टेंट हो गया RC आफ्टर वन टाइम कांस्टेंट। Q की वैल्यू हो जाएगी Q बाई E, है ना। T की जगह यहाँ पे RC रख देंगे तो Q बाई E हो जाएगा चार्ज एट द प्लेट ऑफ द कैपेसिटर, और ये आपको बताया गया कि 0.37 ऑफ Q हो जाता है ना, 37%। 1/E की वैल्यू 0.37 के आसपास मिलती है। ठीक है, और 5 टाइम कांस्टेंट के बाद जो चार्ज होगा दैट विल बी ऑलमोस्ट नेग्लिजिबली स्मॉल। आफ्टर 5 टाइम कांस्टेंट charge at the plate of capacitor will become negligibly small। यानी कि प्रैक्टिकल पर्पज के लिए 5 टाइम कांस्टेंट के बाद का जो ड्यूरेशन होगा वो हमारा स्टेडी स्टेट होगा व्हेन देयर इज नो करंट इन द आर्म कनेक्टेड विद द कैपेसिटर। ठीक है, यस सर। लेकिन थ्योरेटिकल वो स्टेडी स्टेट कब आएगी, यहां से देखिए तो Q की वैल्यू 0 कब होगी, T इक्वल्स टू इन्फिनिटी पे ना। तो थ्योरेटिकली जो स्टेडी स्टेट है वो इनफाइनाइट टाइम पे आएगा, बट प्रैक्टिकली इट विल बी एट आफ्टर 5 टाइम कांस्टेंट। ठीक है, यस सर। अब इसका ग्राफ अगर बनाते हो आप कि चार्ज कैसे वैरी करेगा कैपेसिटर की प्लेट पे, तो T इक्वल्स टू 0 पे चार्ज हमारा कैपिटल Q है और T इक्वल्स टू इन्फिनिटी पे 0 हो जाएगा। फर्स्ट डेरिवेटिव इसका निगेटिव मिलेगा, सेकंड डेरिवेटिव पॉजिटिव मिलेगा, मिलेगा। यस सर। तो डिक्रीजिंग और कॉन्केविटी अपवर्ड का ग्राफ बनेगा, जैसा चार्जिंग के केस में करंट का ग्राफ था उसी तरीके का ग्राफ यहाँ पे चार्ज का मिलेगा कैपेसिटर में डिस्चार्जिंग के केस में। करंट का जैसा ग्राफ था वैसे ही चार्ज का ग्राफ हो जाएगा डिस्चार्जिंग वाले केस में। चार्जिंग में जैसा करंट का ग्राफ था उसी तरीके का, फंक्शन वही है ना। यस सर। यस सर। रिकॉल करिए पिछला डिस्कशन चार्जिंग वाला, तो सेम फंक्शनल रिलेशन सिमिलर टाइप का ग्राफ।
टी बराबर Yes. आरसी पे जो चार्ज होगा ये आपका होगा केवल 37% ऑफ द चार्ज, इनिशियल चार्ज। तो ये एक तो ये फॉर्मूला और दूसरा ये ग्राफ, वो इधर में ध्यान में रखने का है। ठीक, अब करंट के लिए भी देख लेते हैं, करंट का कैसा ग्राफ बनेगा और क्या फॉर्मूला आएगा। तो आई जो है वो आपको मालूम है कि माइनस ऑफ डी क्यू डी टी से लिखा जाना है। तो डिफरेंशिएट करिए, आपको मिलता है कि Q बाई आर सी हो जाएगा, पॉजिटिव का e टू द पावर माइनस का t बाई आर सी। डिफरेंशिएशन ये तो ठीक समझ में आ रहा होगा सबको कि कुछ बताने की जरूरत है। सर आ रहा है। हाँ जी। खुशी, कितने लोग क्लास में एक्टिव हो भाई? हाथ तो उठाओ जरा देखें कि केवल ज्वाइन करके पढ़े हो। अमित दुबे, हर्ष पोरिया, खुशी यादव, रक्षित डोगरा एंड सदन। एक का हाथ अभी भी नहीं उठा है। चलिए, तो आई के लिए इंफॉर्मेशन Q बाई आर सी ई टू द पावर माइनस का T बाई आर सी हो गया। मैक्सिमम करंट जो होगी वो आपके पास दिखती है कि आई मैक्सिमम की जो वैल्यू मिलेगी वो Q बाई आर सी हो जाएगा। आफ्टर वन टाइम कांस्टेंट जो करंट होगी वो मैक्सिमम का केवल 37% होगा। आई एट आर सी ये हो जाएगा Q अपॉन ई आर सी के बराबर। 5 टाइम कांस्टेंट के बाद 0 हो जाएगी। ग्राफ बिल्कुल वैसा ही मिलेगा जैसा चार्ज का मिला था, क्योंकि फंक्शन भी वही है, केवल मैक्सिमम वैल्यू बदल रही है, फंक्शन तो वही है ना। तो Q बाई आर सी, दिस इज द मैक्सिमम करंट T बराबर 0 पे, डिक्रीजिंग कॉन्केविटी अपवर्ड का ग्राफ, और ये जाकर के इन्फिनिट पे टच करेगा। दिस विल बी द चार्ज आफ्टर वन टाइम कांस्टेंट। ओनली 37% ऑफ द मैक्सिमम। ठीक है, तो ये Yes. डिस्चार्जिंग के केस में ये करंट को लिखने का हमारा फंक्शन हो गया जो याद रखना है, और ये ग्राफ भी ध्यान में रखना है। ठीक, तो ये एक छोटा सा इंफॉर्मेशन इधर में रिक्वायर्ड था, उसकी इंफॉर्मेशन आपको बनी। इसमें अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है कहीं पे तो प्लीज वो बोले। कहीं कुछ समझने में कोई दिक्कत लगी हो तो प्लीज बोलिए। प्रभजोत कौर। नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं है। नो सर। ठीक है, तो ये फॉर्मूले आपको इधर में याद रखने हैं। अब आते हैं कुछ प्रॉब्लम्स हम लोग बनाते हैं स्पेसिफिकली इलेक्ट्रिक करंट से रिलेटेड, यानी कि इस पूरे चैप्टर के मिक्स पहले प्रॉब्लम्स की वर्किंग करते हैं हम लोग। ठीक है ना। सबसे पहले तो Yes, sir. एक ऐसे सिचुएशन की हम लोग बात कर लेते हैं जिसमें अरेंजमेंट जो हमारा है वो ब्रिटिशस्टोन ब्रिज की साइड टाइप का दिखता है, बट एक्चुअल में वो ब्रिज बैलेंस नहीं होता, जिससे कि बीच वाला रजिस्टर जो है वो नहीं हट पाएगा। और उस केस को सॉल्व करने का क्या तरीका है,
और कैसे उस प्रॉब्लम को करने हैं। जैसे मान लीजिए आपको बोला गया कि एक हमारा अरेंजमेंट है जिसमें ऐसे 5 रजिस्टर्स कनेक्टेड है, ये R है, ये 2R है, ये 2R कर देते हैं, ये R कर देते हैं और ये R। और आपको बोला गया कि ये पॉइंट A और पॉइंट B, ये दोनों पॉइंट के बीच का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बताइए, है ना। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन पॉइंट A एंड B, ये आपको निकालना है। तो ये दोनों पॉइंट, अरे पहला पेज तो मिटा दिया मैंने। गड़बड़ हो गया, डिस्चार्जिंग वाला मिटा दिया पेज। चलिए कोई बात नहीं। ये मान लीजिए कि आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट ए एंड बी के बारे में इंफॉर्मेशन आपसे पूछा जा रहा है। तो अगर आप देखें तो इसके इसके रेजिस्टेंस का रेशियो इसके और इसके रेजिस्टेंस के रेशियो के बराबर नहीं है। यस सर। 1/2 2/1 मिल रहा है, तो इक्वल नहीं है भाई। तो ऐसे केस में ये बीच वाला रजिस्टर जो है वो यहाँ से नहीं हट पा रहा, और बीच वाला रजिस्टर अगर इधर से नहीं हट रहा है तो हम लोग ये भी नहीं देख पा रहे हैं कि ये रजिस्टर्स आपस में कनेक्टेड कैसे हैं। क्या इनको सीरीज किसको माना जाए, किसको पैरेलल माना जाए, ऐसा कोई क्लियर इंफॉर्मेशन बनता हुआ दिख नहीं रहा। तो ऐसे केस में ऐसा कोई भी सिचुएशन आपको मिलता है तो जैसे आपने फॉर्मूले का डेरिवेशन किया था सीरीज और पैरेलल का इक्विवेलेंट लिखने का, उसी तरीके से आपको उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को करना होता है। ठीक है, जिसमें आपको बताया गया कि फर्स्ट स्टेप क्या होता है, जिन दो पॉइंट के बीच इक्विवेलेंट चाहिए उनके बीच आप एक नॉन ईएमएफ की बैटरी कनेक्ट कर दोगे। ठीक है, तो जीटा ईएमएफ की बैटरी कनेक्ट कर दिया और मान लेंगे कि यहां से जो करंट ड्रा हो रही है दैट इज आई। और फाइनली हमको निकालना क्या होता है, जीटा बाई आई, है ना। यही हमको निकालना होता है क्योंकि यही हमारा आर इक्विवेलेंट है। ठीक है ना। अब ये जो करंट यहाँ से ड्रॉ होता हुआ आपने अज्यूम करा है, उस करंट को आपको सारे रजिस्टर्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है। इफ देयर इज सर्टेन सिमेट्री इन द अरेंजमेंट, तो हम सिमेट्री का आर्गुमेंट भी यूज कर सकते हैं। तो मान लिया हमने कहा कि इसमें I1 की करंट गई, ऊपर वाले आर्म में करंट I1 की गई, तो इधर में जो करंट होगी वो I-I1 से लिखी जा सकती है। इस पॉइंट पे जंक्शन लॉ से हम देख सकते हैं भाई। यस सर। Yes, sir. इंटरिंग करंट दैट इज इक्वल टू लीविंग करंट। Yes, sir. अब अगर ये जो डायगोनल है हमारे रेक्टेंगल का, इसको अगर हम लोग देखें तो हमको क्या दिखा कि इधर का रजिस्टर और इधर का रजिस्टर आइडेंटिकल है, सिमेट्री है भाई।
तो जैसे Yes, इधर sir. में करंट I1 की गई थी, हम कह सकते हैं कि यहाँ से जो करंट जाएगी वो I1 की जाएगी, और जैसे इधर में I माइनस I1 की करंट गई थी, वैसे इधर से जो करंट जाएगी वो I माइनस I1 की होगी। ठीक है, सिमेट्री होने पे हमने एक वेरिएबल जो यहाँ एक्स्ट्रा हमको डालना पड़ता I2 और इसमें I माइनस I2 लिखते, वो एक वेरिएबल अपना कम कर लिया हमने सिमेट्री को यूज करके। ठीक है, अदरवाइज जितने ज्यादा नंबर आप वेरिएबल्स होंगे उतने ज्यादा आपको इक्वेशंस लिखने होंगे उनको सॉल्व करने के लिए, क्योंकि फाइनली आपको निकालना तो जीटा बाई आई है। ठीक है ना। तो अगर कहीं कोई सिमेट्री आती है तो यू कैन यूज द क्राइटेरिया ऑफ सिमेट्री। अब आइए इस वाले रजिस्टर में करंट मान लेते हैं, हम कहते हैं कि नीचे की तरफ की है, तो इस पॉइंट पे जंक्शन लॉ को यूज करिए। तो यहाँ पे आप करंट कह सकते हैं कि ट्वाइस ऑफ I1 माइनस आई का होगा जंक्शन लॉ को फुलफिल करने के लिए। इसका और इसका सम I1 होना चाहिए, तो मिल रहा है भाई I1। बोलो भाई, जंक्शन लॉ फुलफिल हो रहा है। यस सर। करंट लिखने में तो किसी को दिक्कत तो नहीं हो रही है। ये जो 2I1 माइनस आई लिख दिया, हम्म, अब जो आपने करंट दिखाया है ये सही दिखाया है कि गलत, वो चेक भी कर सकते हैं। इस पॉइंट पे आकर जंक्शन लॉ यूज करिए। इधर से आया करंट 2I1 माइनस आई, इधर से आया करंट I माइनस I1, तो इन दोनों का सम इस वाले आर्म में करंट होना चाहिए, और आपको मिल भी रहा है कि उतना है ना। Yes, sir. इसका मतलब क्या हुआ कि आपने करंट का डिस्ट्रीब्यूशन आपने सही दिखाया है। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो पहला स्टेप हो गया, बैटरी कनेक्ट करना है, सर्टेन करंट को ड्रॉ होते हुए मानना है, और वो करंट को सारे रजिस्टर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। कहीं कोई सिमेट्री है रजिस्टर में तो सिमेट्री को यूज करते हुए नंबर ऑफ वेरिएबल्स हम कम कर सकते हैं। दूसरा स्टेप क्या होता है, अलग अलग लूप में हमको घूमना होता है, और लूप लॉ को यूज करके हमको इतने इक्वेशन लिखने होंगे जिससे कि हम जीटा बाई आई को कैलकुलेट कर सकें। तो दो अननोन है, दो इक्वेशन रिक्वायर्ड होगा। ठीक है, तो ये एक बार लूप पकड़ लिया हमने, और इस लूप के लिए इक्वेशन लिख रहे हैं। मान लो कि हम यहां से चलना शुरू कर रहे हैं, निगेटिव प्लेट ऑफ द बैटरी से चल रहा है, तो निगेटिव से पॉजिटिव को गए, जीटा का गेन मिला। Yes, sir. ये यहां से मूव करते करते यहां तक आ गए, कोई चेंज नहीं आया। अब यहां से यहां को जा रहे हैं, करंट के डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो I1R का लॉस हो जाएगा। इस वाले रजिस्टर में जा रहे हैं, करंट के डायरेक्शन में जा रहे हैं, फिर से लॉस हो जाएगा, I माइनस I1 इंटू 2R का लॉस हो जाएगा। और इधर से चलते चलते निगेटिव प्लेट ऑफ द बैटरी पे पहुंच गए, जीरो के इक्वल हो गया। ठीक है क्या। Yes, sir. अब इसको थोड़ा सा अरेंज करके लिख लिया जाए, तो 2RI माइनस RI1 दैट इज इक्वल टू जीटा, ये एक इक्वेशन हो गया। एक बार हम लोग क्या करें, इस वाले लूप में टेबल करके इक्वेशन लिख लेते हैं। ठीक, लूप सिलेक्शन में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है ना। जिस लूप में आप चाहो उस लूप में ट्रेवर्स करके इक्वेशन आप लिख सकते हो। सारे से
फाइनल जो रिजल्ट आपको मिलेगा वो सेम मिलेगा। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि हम जिस लूप में घूम रहे हैं उसी लूप में आप भी घूमोगे तो आपका प्रॉब्लम सॉल्व होगा। किसी भी लूप में आप घूम सकते हो, कोई बंधन नहीं है कि इसी में जाना है। ठीक है ना? यस सर। अब इधर से यहां से मान लो कि चलना शुरू किया हमने, तो इधर में करंट के अपोजिट गए, गेन मिला 2R यस सर। I माइनस का I1 का गेन हो गया। इसमें करंट के डायरेक्शन में जा रहे हैं, लॉस हो गया, RI1 का लॉस हो गया। इसमें करंट के डायरेक्शन में जा रहे हैं, लॉस हो जाएगा 2I1 माइनस I इंटू R का लॉस हो गया। और जहां से चले थे वहीं पहुंच गए, तो ये हो गया 0। ये भी इक्वेशन ठीक है? यस सर। अब इसको थोड़ा सा अरेंज कर लेते हैं। 2RI यहां से मिला और माइनस का यहां से मिला, प्लस नहीं, प्लस का यहां से मिला, तो 3RI हो गया। और इधर से 2, इधर से 3 और इधर से 2, 5, 5RI1 लिखा जा सकता है। यानी कि I1 को हम लोग लिख सकते हैं 3/5 I के। ये रिलेशन नंबर 1 में प्लेस कर देते हैं, तो 2RI माइनस 3/5 IR दैट इज इक्वल टू जीटा। यानी कि जीटा अपान आई यहां से हमको मिला 5 दूना 10, 10 में से 3 गया 7, 7/5R। तो ये हमारा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को लिखने का इंफॉर्मेशन हो गया। R इक्विवेलेंट दैट इज 7/5R। ठीक है, ये यस सर। फंडामेंटल वे है। ऐसे किसी भी प्रॉब्लम में जहां पर कि हमारी सीरीज और पैरेलल की पहचान नहीं बन पाएगी, वहां पे हम लोग इस इंफॉर्मेशन को यूज करते हुए, यानी कि बैटरी को कनेक्ट करना है, करंट को ड्रॉ करते हुए सब पे डिस्ट्रीब्यूट करना है, और फाइनली लूप लॉ से इक्वेशन लिख करके जीटा बाई आई को कैलकुलेट करना है। ये हर एक प्रॉब्लम के लिए फंडामेंटल तरीका हो गया। जहां कहीं भी फॉर्मूला लगना मुश्किल लगेगा वहां पे हम इसको यूज कर लेंगे। ठीक है ना? लेकिन जहां कहीं भी फॉर्मूला काम कर जा रहा है वहां पे फॉर्मूला यूज करिएगा, क्योंकि दिस प्रोसेस इज ए लेंथी प्रोसेस। ठीक है, तो कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम में ही केवल हमको ये फंडामेंटल तरीके को यूज करना है। ठीक है, जहां पे क्लियरली हमको विजुअलाइज हो जा रहा है कि किसका सीरीज किसका पैरेलल है, वहां पे हम इसको यूज नहीं करेंगे। ठीक है क्या? बोलो। यस सर। सर एक बार इक्वेशन 1 के बाद बता देंगे, रिपीट कर देंगे, हाँ इंटरनेट बिल्कुल, कनेक्शन चलेगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। इक्वेशन 1 तो ठीक था। अब आइए इक्वेशन 2 के लिए हम इस वाले लूप में घूमे हैं, है ना, और यहां से चलना शुरू किया है इस पॉइंट से। तो यहां से यहां को गए, हमको दिख रहा है कि करंट के अगेंस्ट जा रहा है, तो गेन मिलेगा 2RI माइनस I1 का गेन हुआ। इस रजिस्टर में जा रहा है करंट, इसमें I1 कहा था हम लोगों ने, और करंट के डायरेक्शन में जा रहा है तो लॉस हो जाएगा, RI1 का लॉस हो गया। इस रजिस्टर में जब हम जा रहे हैं तो अगेन करंट के डायरेक्शन में जा रहा है, फिर से लॉस हो जाएगा 2I1 माइनस I इंटू R का लॉस हो गया माइनस से, और ये जहां से चले थे वहीं पहुंच गए, तो 0 के इक्वल कर दिया। ठीक है भाई, यस ये लाइन क्लियर हुई है? यस सर। अब इसको हम लोग थोड़ा सा अरेंज कर ले रहे हैं, तो इधर से 2RI
और इधर से RI, दोनों जुड़ गया तो 3RI हो गया। इधर से 2RI1, इधर से RI1, 3RI1, और इधर से 2RI1 निगेटिव के साथ है तो दाहिने साइड में ट्रांसफर ले लिया तो 5RI1 हो गया। I1 को हम लोग 3/5 लिख सकते हैं, वो यहाँ पे रिप्लेसमेंट दे दिया, फिर इसको ζ/I के लिए सॉल्व कर लिया। ठीक है। यस सर। इसी तरीके के प्रॉब्लम को, जैसे अभी यहाँ पे तो आपको दिखा कि डायगोनल सिमेट्री थी तो नंबर ऑफ वेरिएबल आपका थोड़ा कम मिला, 2 ही था, 2 इक्वेशन से काम बन गया। अब इसमें भी अगर ये सिमेट्री भी डिस्टर्ब रहती, नहीं होती, तो एक वेरिएबल और आता, एक इक्वेशन और लिखना पड़ता, मिक्सिंग करनी होती और फाइनली इसको इवेल्युएट करना होता। ठीक है ना। तो जितना ज्यादा इक्वेशन बनाना होगा उतना ही प्रॉब्लम वर्किंग कॉम्प्लिकेटेड होती जाएगी। तो कुछ प्रॉब्लम में हम लोग एक ट्रांसफॉर्मेशन आपको बता रहे हैं, उसका आप यूज कर सकते हैं, बट ये ध्यान रखिएगा कि ये ट्रांसफॉर्मेशन हमको बोर्ड में नहीं यूज करना है, बोर्ड एग्जाम में नहीं यूज करना है, क्योंकि ये आपके सिलेबस में मेंशन्ड नहीं है ना। बोर्ड में ऐसे कोई भी प्रॉब्लम आएंगे तो फंडामेंटल से ही करना होगा अगर आता है तो। ठीक है। बट आप अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है। Yes, sir. Yes, sir. तो इसको एज ए टूल आप अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम में यूज करिएगा। मान लीजिए कि कहीं पे जो है वो 3 रजिस्टर्स हैं जो ऐसे कनेक्टेड है एक ट्रायंगल के आर्म के रूप में। तो इस तरीके का जो अरेंजमेंट होता है इसको हम लोग बोलते हैं डेल्टा स्ट्रक्चर। और अगर 3 रजिस्टर्स हैं, किसी एक पॉइंट पे एक इंड इनका जुड़ा हुआ है और दूसरे इंड फ्री है या फिर जो है किसी दूसरे पार्ट से जुड़े हुए हैं, इस तरीके से तो इस तरीके का जो स्ट्रक्चर है इसको स्टार या फिर वाई स्ट्रक्चर कहते हैं। ठीक है। स्टार या वाई स्ट्रक्चर भी कहते हैं, वाई स्ट्रक्चर। अगर कभी आपको जरूरत पड़े किसी प्रॉब्लम में तो आप इस डेल्टा को इस स्टार में, और अगर कहीं जरूरत पड़ती है तो इस स्टार स्ट्रक्चर को डेल्टा में कन्वर्ट करके लिख सकते हैं। कन्वर्जन का तरीका क्या है वो मैं अब आपको बताने जा रहा हूं। डेल्टा टू स्टार कन्वर्जन, डेल्टा टू स्टार कन्वर्जन। डेल्टा स्ट्रक्चर से इस स्ट्रक्चर में कन्वर्ट करने के लिए इस 1 पॉइंट से जो जुड़ा हुआ रजिस्टर आपको दिखाना है, जिसको हमने इस फिगर में R1 दिखाया है, ये R1 को लिखने का तरीका होगा, इस डेल्टा स्ट्रक्चर में 1 पॉइंट से जो दोनों रजिस्टर्स जुड़े हैं उन दोनों का मल्टीप्लीकेशन डिवाइडेड बाय तीनों का सम। ठीक है।
R1 लिखना है तो R12 इंटू R31 डिवाइडेड बाई R12 प्लस R23 प्लस R31 से। इसी तरीके से R2 अगर लिखना चाहते हो तो इस 2 पॉइंट से जो दो रजिस्टर जुड़े हैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करिए, है ना, और तीनों के सम से डिवाइड कर दीजिए। तो R2 लिखा जाएगा R12 इंटू R23 डिवाइडेड बाई R12 प्लस R23 प्लस R31। और इसी तरीके से 3 पॉइंट से जो जुड़ा हुआ रजिस्टर है R3, इसको लिखने का तरीका होगा ये दोनों को मल्टीप्लाई करो, 3 पॉइंट से जो डेल्टा में जुड़े हुए रजिस्टर हैं दोनों को मल्टीप्लाई करो और तीनों के सम से डिवाइड कर दो। R23 इंटू R31 डिवाइडेड बाई R12 प्लस R23 प्लस R31। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर को हम इस स्ट्रक्चर में दिखा सकते हैं। याद रखना भी बड़ा आसान है ना। ये फॉर्मूला 1 से जुड़ा रजिस्टर दिखाना है R1, तो ये दोनों 1 वाले को मल्टीप्लाई करोगे डेल्टा वाले में और तीनों के सम से डिवाइड करोगे। 2 से जुड़ा हुआ रजिस्टर R2 दिखाना है, तो इसमें डेल्टा में जो 2 से जुड़े हुए जो दोनों रजिस्टर हैं उनको मल्टीप्लाई करिए और तीनों के सम से डिवाइड करिए। 3 से जुड़ा हुआ रजिस्टर जो R3 दिखाना है, ये दोनों को मल्टीप्लाई करना है, तीनों के सम से डिवाइड करना है। सिंपल है भाई। Yes, sir. समझ में आ गया या कैसे लिखना है R1 R2 R3? Yes, sir. अब आप देखो, ये जो अभी हम लोगों ने प्रॉब्लम किया था उसी प्रॉब्लम को हम इस नए तरीके से बनाते हैं। यही था ना हमारा अरेंजमेंट पिछला। Yes, sir. देख लीजिए ध्यान से, इधर R 2R R बीच में R, यही था ना। Yes, sir. अब इसका हमको इक्विवेलेंट चाहिए A और B पॉइंट के बीच में। तो हम लोग क्या करें कि ये जो इधर में आपको डेल्टा दिख रहा है इसको स्टार बना देते हैं। Yes, sir. ठीक है, तो इसको स्टार बनाएंगे तो एक ये रजिस्टर हमारा A पॉइंट से जुड़ा हुआ, एक यहाँ पे ये रजिस्टर, एक यहाँ पे ये रजिस्टर हो जाएगा, और इस पॉइंट से जुड़ा हुआ ये 2R है तो ये 2R तो एज इट इज दिखा दिया जाएगा, और इस पॉइंट से जुड़ा हुआ ये R है तो इस R को हमने एज इट इज दिखा दिया। ये पॉइंट B हो जाएगा, ये R, ये पॉइंट A। तो इस डेल्टा को स्टार बनाएंगे तो ऐसा दिखेगा। Yes, sir. Yes, sir. अब हमको क्या करना है कि ये तीनों रजिस्टर अगर पता हो जाए तो इक्विवेलेंट तो आसान हो गया ना लिखना। ये दोनों Yes, sir. सीरीज, ये दोनों सीरीज, फिर पैरेलल, फिर इसके साथ सीरीज, काम खत्म। ठीक Yes, है, sir. तो आइए लिखते हैं। इस वाले रेजिस्टेंस को लिखने का क्या तरीका है, ये दोनों को मल्टीप्लाई करना है, R इंटू 2R डिवाइडेड बाई RR प्लस 2R यानी कि 4R। तो 2R इंटू R डिवाइडेड बाई 4R, तो ये हो गया R/2 होगा क्या? Yes, sir. यानी कि इसको R/2 लिखना है। इस रेजिस्टेंस को लिखना चाहते हो तो ये दोनों को मल्टीप्लाई करोगे और 4R से डिवाइड करोगे तो R/4 हो जाएगा ये। Yes, sir.
इस वाले रेजिस्टेंस को लिखना है तो ये दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, 4R से डिवाइड करोगे तो ये R/2 हो जाएगा ये भी। तो डेल्टा को स्टार में बदल दिया, ये मिल गया। ये दोनों का सीरीज है भाई, तो 2R प्लस R/4, तो ये हो गया 4 दूना 8 1 9 9R/4। और ये दोनों का सीरीज है तो R प्लस R/2, दैट इज 3R/2। और फिर इन दोनों का पैरेलल भी है, अच्छा एक फिगर और बना दे तो ये हो गया R/2, फिर ऊपर वाला ये 9R/4, फिर ये नीचे वाला ये 3R/2। ये स्ट्रक्चर ऐसे दिखने लगेगा ना भैया। Yes, sir. अब ये दोनों पैरेलल में है तो इन दोनों का इक्विवेलेंट 1/R1, ये 2/3R प्लस 4/9R। 9R को मान लो कि एलसीएम कर दिया तो 3 3 दूना 6 6 4 10, 9R/10 R1 की वैल्यू हो जाएगी। तो ये दोनों को हटा के यहाँ पे 9R/10 लगा दिया, R/2 और ये 9R/10। तो R इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, R/2 प्लस 9R/10। 10 हमारा एलसीएम हो गया, 5 और 9 14, 14R/10 यानी कि 7R/5। यही था पिछला आंसर। Yes, sir. तो ये तरीका हम लोग यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब इसमें सिमेट्री हो ना हो कोई दिक्कत नहीं है, एक डेल्टा को स्टार बना दिया और हमारा काम सिंपल हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया ये तरीका सबको? Yes. Yes, sir. Yes, sir. यस Yes, sir. यस गुनगुन, आदित्य, यस सर क्लियर है। Yes, sir. अब चलो जरा एक यूज करके निकालो इसको। अस्सी ओम, 20 ओम, 8 दूना 16, 16 16, तो ये कर दे 100। थोड़ा कैलकुलेशन हो जाएगा आसान, तो 10 और 20 को हो जाएगा 20, तो ये कर दिया 40, ये 42। चलिए इसका इक्विवेलेंट निकालिए तो। ए और बी के बीच इक्विवेलेंट। $65 ohm.
Sir, 65 ohm. एक ही ने बोला ना अभी, और भी कोई बोला? 65 कौन बोला है? जस जी, तो इसके अलावा कोई और बोला? चलो भाई देखो तो, ये वाले जो Yes, sir. डेल्टा 65. है, ये वाला जो डेल्टा है, इसको हम क्या करते हैं, स्टार बना रहे हैं यहाँ। ठीक, तो ये एक ए से रजिस्टर जुड़ गया, फिर ये एक रजिस्टर यहाँ जोड़ेंगे, एक रजिस्टर यहाँ जोड़ेंगे, इससे इधर में 42 जुड़ा हुआ है, इधर में ये 40 जुड़ा हुआ है, और ये पॉइंट तुम्हारा बी का है, ये 40, ये तुम्हारा ए पॉइंट है। अब ये रेजिस्टेंस कितना लिखना है, तो ये दोनों को मल्टीप्लाई करना है भाई, तो 100 इंटू 80 डिवाइडेड बाई तीनों का सम 200। हाँ क्यों भाई, तो ये तो कट गया, ये 2 का 40 हो गया, तो 40 ओम ये मिल गया। ठीक है, ये वाले रेजिस्टेंस को लिखना है, तो इसको और इसको मल्टीप्लाई करना है, तो 80 गुना में 20 डिवीजन में 200, तो कितना हो गया, ये सब कट गया, 8 ओम मिल गया, है ना, 8 ओम। और ये वाले रेजिस्टेंस को लिखना है, तो ये दोनों को मल्टीप्लाई करना है, यानी कि 100 मल्टीप्लीकेशन में 20 डिवाइडेड बाई 200, तो ये कट गए, 10 ओम आ गया। ठीक है भाई, Yes, sir. Yes, sir. अब आपको क्या दिखा कि ये दोनों सीरीज में 50, ये दोनों सीरीज में 50, और फिर ये 50 और 50 पैरेलल हो गए, तो 25, तो ये हो जाएगा 40, और ये 25, 25 ओम ये, 40 ओम ये तुम्हारा पॉइंट ए, ये तुम्हारा पॉइंट बी। इक्विवेलेंट आपको क्या मिल गया, 65 ओम। ठीक है ना, तो ऐसे आपका तो ये वर्किंग जो है वो सिंपल हो जाएगी, अगर आप ये कन्वर्जन को ध्यान में रखते हैं तो। ठीक है भाई, So, Yes, sir. अब आइए, मान लीजिए कभी जरूरत आपको पड़ी, ये नोट हो गया ना सबका, आगे बढ़ जाओ। Yes, sir. अगर मान लो कि कभी आपको जरूरत पड़ी और कहीं स्टार को डेल्टा में बदलना है, तो उसके लिए क्या कन्वर्जन है ये बताता हूँ, स्टार टू डेल्टा कन्वर्जन। स्टार टू डेल्टा कन्वर्जन। इससे ये बनाना,
ठीक है, ये स्टार स्ट्रक्चर हो गया। इसको आप ऐसे ट्रायंगल के आर्म के रूप में दिखाना चाहते हो, तो 1 और 2 से जोड़ने वाला जो रेजिस्टेंस है, यानी कि R12 जो इस फिगर में लिखा है, इसको लिखना चाहते हो तो ये लिखने का तरीका होगा 1 से जुड़ा रेजिस्टेंस प्लस 2 से जुड़ा रेजिस्टेंस प्लस इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन डिवाइडेड बाय थर्ड, R1 प्लस R2 प्लस R1 R2 डिवाइडेड बाय R3। ठीक है, इसी तरीके से R23 लिखना है तो 2 से जुड़ा रजिस्टर प्लस 3 से जुड़ा रजिस्टर प्लस दोनों का मल्टीप्लीकेशन डिवाइडेड बाय थर्ड, तो ये हो जाएगा R2 प्लस R3 प्लस R2 R3 डिवाइडेड बाय R1। इसी तरीके से 3-1 से जुड़ा रेजिस्टेंस दिखाना है, यानी कि R31 दिखाना है, तो ये हो जाएगा R3 प्लस R1 प्लस R3 R1 डिवाइडेड बाय R2। ये भी याद रखना आसान है भाई, कोई मुश्किल नहीं है, सिंपल है, बहुत सिमेट्री अच्छी है, याद रखना मुश्किल नहीं है। ठीक है ना? यस सर। तो कहीं अगर जरूरत पड़ती है इस स्टार को डेल्टा बनाने से, अगर आपका सर्किट क्लियर दिखने लग रहा है कि सीरीज पैरेलल कैसे होगा, तो वहां पे आप स्टार को डेल्टा में बदल के अपना काम आसान कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए पांच, इसको भी 5 कर दें, मान लो कि ये 5 5 10 हो जाएगा, 25 हो जाएगा। दस ही कर देते। ठीक है, मान लो कि ये तुमको अरेंजमेंट दिया गया, थोड़ा कैलकुलेशन डेसिमल में आएगा, कोई बात नहीं। ये तुमको अरेंजमेंट दिया गया और ए और बी के बीच का इक्विवेलेंट पूछा जाएगा। ठीक, अगर इसके इसके रेजिस्टेंस का रेशियो इसके इसके बराबर होता तो ये तो बीच वाला हट जाता, काम आसान हो जाता ना। यस सर। अभी नहीं हट पा रहा है ना? अभी ये नहीं हट पा रहा है बीच वाला रजिस्टर। ठीक है, और जब तक ये बीच Yes, वाला हटेगा नहीं, तब तक ये आपको काम जो है सीरीज पैरेलल की दिख भी नहीं रही है। तो एक तो या तो आप डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ करंट पे जाओ। अच्छा, एक चीज और, अगर यही ए और सी के बीच में पूछा गया होता ना, तो आप आसानी से कर लेते, इक्विवेलेंट लिख लेते ए और सी के बीच में, क्योंकि 10/10 5/5 ये बीच वाला हट जाता, आसान था ए और सी के बीच में, है ना? लेकिन ए और बी के बीच में पूछ दिया, तो अब आपका काम जो है वो मुश्किल हो गया। या तो आप फंडामेंटल से जाओ, या फिर ये कन्वर्जन जो आपको बताया है उसको आप यूज कर लो। तो हम क्या कर रहे हैं कि ये बीच वाला जो स्टार है,
इसको जो है हम लोग बना देते हैं डेल्टा, ठीक है ना। बीच में Yes, ये sir. स्टार स्ट्रक्चर है ना, इसको डेल्टा बना देते हैं। ये 10, ये 10, ये 10, ये तो 10 10 10 तीनों बाहर वाले रजिस्टर दिखा दिए हैं। अब ये अंदर वाला, ये स्टार को डेल्टा बनाते हैं, तो ये रेजिस्टेंस को लिखना है, तो ये दोनों का सम प्लस ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में थर्ड वन 10, यानी कि कितना हो जाएगा भाई, 10 और 2.5 12.5 हो जाएगा ये। बोलो ठीक है। Yes, sir. 5 + 5 + 5 × 5 डिवाइडेड बाई 10, तो 12.5 हो गया ये, है ना। ये वाले रेजिस्टेंस को लिखना है, तो ये दोनों को सम करना है, 5 + 10 + 5 × 10 50 डिवाइडेड बाई 5, तो ये हो गया 10 10 20 25, तो ये वाला 25 हो जाएगा और ये वाला भी 25 आ जाएगा। क्यों भाई, ठीक है। Yes, sir. अब ये दोनों आपस में पैरेलल है, 10 और 10 12.5, तो 1/10 + 12.5, मान लो 125 एलसीएम कर लेते हैं, तो 125 और 10 और 12, ये हो जाएगा 22.5। तो ये दोनों को हटा करके 125 डिवाइडेड बाई 22.5 लिख सकते हैं, और ये दोनों का इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, 25 और 10 का 25 गुना में 10 डिवीजन में 35, तो 7 5 35, 50/7, 50/7 मिलेगा ये। Yes, sir. अब ये दोनों सीरीज में आ जाएंगे, नीचे ये 10 हो गया, ये 25 उसके साथ पैरेलल में हो गया, और उसके साथ ये दोनों का पैरेलल हो जाएगा, जो कि कितना लिखा जाएगा, 125 डिवाइडेड बाई 22.5 + 50/7 होगा ना। बोलो भाई। Yes, sir. अब ये तीनों आपस में पैरेलल में आ गए, ए और बी पॉइंट के बीच में, तो तीनों को पैरेलल में जोड़ देंगे। थोड़ा सा डाटा ऐसा है कि इसमें डेसिमल में आ गया है, हाँ? तो कैलकुलेशन आपका बन जाएगा। समझ में आया। Yes, sir. तो ऐसे किसी भी Yes. प्रॉब्लम में जब जरूरत पड़े, तो आप डेल्टा को स्टार या स्टार को डेल्टा में कन्वर्ट करके अपने प्रॉब्लम को सिंप्लीफाइड वे में आगे बढ़ा सकते हो। तो ये इंफॉर्मेशन जो है एडेड था, थोड़ा
एडवांस के प्रॉब्लम में आपको हेल्प मिलेगा, उसके लिए ये ध्यान में रखिएगा। क्लियर है ये दोनों कन्वर्जन? Yes, sir. अब आ जाए थोड़ा सा और प्रॉब्लम्स कर लेते हैं पीछे के जो टॉपिक्स हैं उससे। अच्छा, एक ये प्रॉब्लम देखिए 34। Figure shows a part of an electric circuit. The potential at point A, B, and C are 30 volt, 12 volt, and 2 volt, respectively. Find the current through the three resistors. पढ़ लिया? मैं फिगर बनाऊं दूसरी तरफ? Yes. आपसे इस प्रॉब्लम में क्या कहा गया कि ये किसी बड़ी सर्किट का एक टुकड़ा आपको दिखाया गया, जिसमें इस पॉइंट ए का पोटेंशियल कहा गया कि 30 वोल्ट का है, इस पॉइंट का पोटेंशियल 20 वोल्ट का है, और इस पॉइंट का 20 नहीं था, 12 था ना, 12 वोल्ट का है, और इसका 2 वोल्ट का है, और इसका रेजिस्टेंस 10 ओम का, इसका 20 ओम का, और इसका आपको बोला गया कि 30 ओम का रेजिस्टेंस है। ठीक है। और आपसे पूछा जा रहा है कि ये तीनों जो वायर्स हैं 10 ओम, 20 ओम और 30 ओम, इन तीनों में कितना कितना करंट होगा? 30, 12, 2, 10, 20, 30। इन तीनों में करंट कितना कितना होगा, ये आपसे पूछा गया। ठीक है। तो ऐसे प्रॉब्लम को करने के लिए मान लो कि आपने कहा कि इसमें करंट I1 है इधर को, इसमें करंट आप मान लिए कि I2 है इधर को, इसमें आपने मान लिया करंट I3 है इधर को। अब करंट के डायरेक्शन के बारे में आपको कतई परेशान नहीं होना है, जिधर आपको अच्छा लगता है उधर डायरेक्शन आप दिखा लो। ठीक है ना? ये आपको पहले से जज करने की कतई जरूरत नहीं है कि एक्चुअली उसमें किधर को फ्लो करेगा। अगर सिंपल सर्किट है, आसानी से आपको दिख जा रहा है, तो आप उसके अप्रोप्रिएट डायरेक्शन को दिखाइए। अगर नहीं दिख रहा है तो आप कोई भी डायरेक्शन दिखा सकते हैं, उसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई बंधन नहीं है। ठीक है ना? बस ये चीज को ध्यान में रखना है कि वॉट एवर डायरेक्शन आप दिखा रहे हो, कहीं से आपका जो है जंक्शन लाभ वायलेट नहीं होना चाहिए, है ना? तो हमने इधर में दिखा दिया, इधर दिखा दिया, इधर दिखा दिया। हाँ, अब मान लो कि आप कैलकुलेशन परफॉर्म कर रहे हो और कैलकुलेशन करते हुए आपने करंट की वैल्यू निकाली एंड इट कम्स आउट टू बी पॉजिटिव। पॉजिटिव मिला मतलब कि आपने जो डायरेक्शन दिखाया है वो अप्रोप्रिएट है। ठीक है।
और वही अगर करंट आपको निगेटिव मिल गया तो उसका मतलब होगा कि जस्ट उसके अपोजिट डायरेक्शन में करंट है। बस इतना ही करना है, ठीक है ना। तो डायरेक्शन के लिए पहले से आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है कि इधर दिखाऊं या इधर दिखाऊं। जो आपको बेहतर लगता है वो डायरेक्शन आप दिखा लो। क्लियर? अब इस पॉइंट पे आओ, जंक्शन लॉ को अप्लाई करते हैं। तो इधर से हमने इंटरिंग करंट I1 दिखाई, इधर से लीविंग I2 और I3 दिखाया। तो एक इंफॉर्मेशन तो ये हो जाएगा कि I1 जो होगा वो I2 प्लस I3 के इक्वल होगा। ठीक ना भाई? Yes, sir. Yes, sir. अब Yes, sir. हमको तीन अननोन है, तीन इक्वेशन तो चाहिए। तो एक बार हम यहाँ से चलते चलते यहाँ तक चले जा रहे हैं, है ना। ऐसे जब भी ओपन आर्म में किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक आप जाओगे तो जिस पॉइंट से स्टार्ट करोगे वहां का पोटेंशियल आपको अगर गिवन है तो आप उस गिवन वैल्यू को लिखिए, अदरवाइज कुछ नाम दे दीजिए उसको, ठीक है ना। देन जो लॉस होता है उसको आप सब्सट्रैक्ट करते जाइए, जो गेन होता है उसको आप ऐड करते जाइए। फाइनली जिस पॉइंट पे आप पहुंचोगे वो उस पॉइंट का पोटेंशियल हो जाएगा, ठीक है। जैसे हम यहाँ से चल के यहाँ तक के लिए इक्वेशन लिखना चाहते हैं। तो यहाँ का पोटेंशियल हमको गिवन है 30 वोल्ट का है, तो 30 इस रजिस्टर में आप जा रहे हो, करंट के डायरेक्शन में जा रहे हो, तो 10 I1 का लॉस माइनस दिखाया। इसमें रजिस्टर में करंट के डायरेक्शन में जा रहे हो, 20 I2 का लॉस निगेटिव का दिखाया। कहाँ पहुंच गए? इस पॉइंट पे पहुंच गए जो उस पॉइंट का पोटेंशियल है 12 वोल्ट, ठीक है। ये आपका तरीका होगा इक्वेशन को लिखने का। बोलो भाई, ठीक है। Yes, sir. तो ये हमारा हो जाएगा 10 I1 की जगह पे I2 प्लस I3 लिख दे रहे हैं और प्लस 20 I2 हो जाएगा। दैट इज इक्वल्स टू 30 में से 12 गया 18, या ये हो जाएगा 10 और 20, 30, 30 I2 प्लस 10 I3 दैट इज इक्वल्स टू 18। ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया। अब एक इक्वेशन और चाहिए मेरे को, तो एक बार यहां से चल के यहां तक चले जा रहे हैं, ठीक है ना। अब ए से यहां से ही चलना है ये जरूरी नहीं है, हमारी इच्छा है तो हम यहां से यहां भी जाके बना सकते हैं इक्वेशन, ठीक है ना। Yes, sir. तो यहां से चला 30 वोल्ट, फिर I1 का लॉस 30, I3 का लॉस 2 वोल्ट मिल गया। तो ये हो गया 10 I2 प्लस I3 प्लस 30 I3 दैट इज इक्वल्स टू 28। तो 10 I2 प्लस 40 I3 दैट इज इक्वल्स टू 28। ये इक्वेशन नंबर 3 हो गया। अब ये दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है हमको, है ना। इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 3 को। तो इसमें हम क्या करें कि 3 से कर दें मल्टीप्लीकेशन, I2 बराबर हो जाएगा और फिर इसमें से इसको घटा दें, यानी कि 30 I2 माइनस 10 I3 माइनस 18 कर दें। ये इक्वेशन नंबर 2। तो ये तो जुड़े के 0 हो जाएगा, 4 3 12, 120, 120 में से 10 चला जाएगा तो 110 I3, और ये हो जाएगा 28 में 3 का गुना, 8 त्रिक 24, 3 6
84 84 में से 18 जाएगा तो कितना आएगा भाई? चौरासी में से 18 घटाओ तो 6 और 1 6 तो I3 की वैल्यू तुमको मिल गई 0.6 एम्पियर। ठीक है, Yes, sir. I3 की वैल्यू मिल गई तो इधर में इक्वेशन नंबर 2 में रख देते हैं। तो 30I2 प्लस 6 इक्वल्स टू 18। तो I2 की वैल्यू हो गई 12/30.4 एम्पियर। तो I1 की वैल्यू I2 प्लस I3 है, इक्वेशन नंबर 1 था, दैट इज 1 एम्पियर। ठीक है, तो तीनों आर्म में क्या क्या करंट है वो पता हो गया। पहले वाले में 1 एम्पियर, ऊपर वाले में 0.4 और नीचे वाले में 0.6 और सब पॉजिटिव मिला है भाई, है ना? सारे पॉजिटिव मिले हैं। इसका मतलब कि जो डायरेक्शन हम लोगों ने दिखाया था दैट वाज एप्रोप्रिएट। ठीक है, Yes, sir. प्रॉब्लम समझ में आया? Yes, sir. एक पीएम वायर पोटेंशियोमीटर का बढ़िया सा प्रॉब्लम करते हैं। ये देखो 56 देखो, consider the potentiometer circuit arranged as in the figure. The potentiometer wire is 600 centimeter long. At what distance from point A should the jockey touch the wire to get zero deflection in the galvanometer? If the jockey touches the wire at a distance 560 centimeter from A, what will be the current in the galvanometer? प्रॉब्लम पढ़ लीजिए फिर करते हैं हम लोग। पढ़ लिए? Yes, sir. इधर में क्या कहा गया कि ये हमारा एक पोटेंशियोमीटर का वायर है ए से बी के बीच में। इसकी लंबाई है 600 सेंटीमीटर की और इसका जो रेजिस्टेंस है वो 15R का है। और इस पोटेंशियोमीटर वायर में करंट फीड करने के लिए एक बैटरी यूज करी गई है जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस R का है, EMF बीटा का है। एक बैटरी यहाँ भी जुड़ी है जो कि पॉजिटिव टर्मिनल ए पे निगेटिव टर्मिनल को थ्रू गैल्वेनोमीटर जॉकी से आपने जोड़ दिया सी पॉइंट। इसका इंटरनल रेजिस्टेंस आर, ईएमएफ बीटा बाई 2। आपसे ये पूछा जा रहा है भाई कि ये जो जॉकी है इसको इस वायर पे हम कहाँ पे टच कराएं, किस पॉइंट डी पे टच कराएं जिससे कि ये जो गैल्वेनोमीटर है वो डिफ्लेक्ट ना हो। तो आपको मालूम है क्या भाई कि अगर सी पॉइंट और डी पॉइंट दोनों के पोटेंशियल सेम हो तो आप उसको टच करा दोगे, गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्ट नहीं होगा। Yes, sir. तो आपके पास इंफॉर्मेशन इसके लिए क्या बन गया कि VA माइनस VC ये इक्वल होना चाहिए VA माइनस VD के, गैल्वेनोमीटर को अनडिफ्लेक्टेड रहने के लिए।
है ना भाई? ये इंफॉर्मेशन होगी ना? बोलो। अब इस नीचे वाले आर्म में अगर करंट नहीं फ्लो कर रही है तो इसका जो टर्मिनल वोल्टेज है वो इसके ईएमएफ के बराबर होता है, मालूम है? तो VA माइनस VC जो है वो जीटा बाई 2 है, ये तो नोन है आपको। यस सर। इस वायर में कितनी करंट फ्लो कर रही होगी आई नॉट, वो अगर लिखना चाहते हैं तो आई नॉट जो है वो आपको मालूम है कि जीटा डिवीजन में 15R प्लस आर, दैट इज जीटा डिवीजन में 16R की होगी, है ना? ये 15R तो वायर का रेजिस्टेंस, आर ये इंटरनल रेजिस्टेंस। तो अगर ए से डी की लंबाई अगर हम स्मॉल एल कह रहे हैं तो हमको मालूम है कि VA माइनस VD ये लिखा जाएगा आई नॉट इंटू रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ मल्टीप्लाइड बाय लेंथ, लिखेंगे क्या? यस सर। तो 15R डिवाइडेड बाय कैपिटल एल मल्टीप्लाइड बाय स्मॉल एल, ये हो गया इसका रेजिस्टेंस एल लंबाई का। यस सर। Yes. तो ये हो गया आपका जीटा डिवीजन में 16R इंटू 15R डिवाइडेड बाई एल इंटू स्मॉल एल, और ये किसके बराबर होना चाहिए? VA माइनस VC जो कि जीटा बाई 2 है। क्यों भाई, ठीक है? यस सर। बस सॉल्व कर दो। अब आर से आर को हटा देते हैं, ये जीटा से जीटा को हटा देते हैं, तो स्मॉल एल को लिखने का तरीका क्या मिल गया? ये 16L डिवीजन में 2 गुना में 15, तो ये तो हो गया 8, और एल की जगह पे 600 लिख दो। 600 डिवीजन में 15, 15 चौक 60, 40, 8 4 32, लेंथ 320 सेंटीमीटर, ठीक है ना? यानी कि ए से अगर 320 सेंटीमीटर दूरी पे आप अपने इस जॉकी को टच कराएंगे तो गैल्वेनोमीटर जो होगा वो अनडिफ्लेक्टेड रहेगा, ठीक है भाई? यस सर। ये तो एक पार्ट हो गया। दूसरे पार्ट में आपसे क्या बोला? दूसरे पार्ट में ये बोला कि अगर हम यही जो है 560 सेंटीमीटर पे टच कराते हैं तो गैल्वेनोमीटर में करंट कितनी होगी? तो 560 सेंटीमीटर का रेजिस्टेंस देखिए, 560 डिवाइडेड बाय 600 मल्टीप्लाइड बाय 15R, है ना? ये उसका रेजिस्टेंस हो जाएगा R1, 560 सेंटीमीटर यस का। सर। R तो सर्किट अब बनाते हैं थोड़ा सा रेजिस्टेंस के रूप में दिखा के, जिससे हमको थोड़ा और विजुअल अपीयरेंस अच्छा दिखे। ये R है, ये जीटा बाई 2 है, ये जीटा है, ये R है, ये 14R पे टच कराया था तो ये बच जाएगा इधर में R, ये सर्किट हो जाएगी। अब यस सर। 15R को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, 560 सेंटीमीटर का रेजिस्टेंस 14R और बचा हुआ जो लेंथ है उसका रेजिस्टेंस R। तो जॉकी आपने ला करके 14R पे टच करा दिया यहाँ पे। अब आपको यहाँ पे करंट चाहिए, लेट इट बी I1 एंड दिस इज द I2।
तो यहाँ पे I1 प्लस I2 हो जाएगा। क्यों भाई, ठीक है? Yes, sir. अब आप इस लूप में घूम जाइए और इक्वेशन लिख जाइए। तो इधर निगेटिव से पॉजिटिव को गए हो आप, जीटा का गेन मिला, 14R I2 का लॉस हुआ, -2R। ये एक R यहाँ का, एक R यहाँ का, 2R एक ही बार लिख लिए हैं। 2R I1 प्लस I2 दैट इज इक्वल टू, जहां से चले थे वहीं पहुंच गए 0। तो ये हो जाएगा 2R I1 और ये हो गया 14 2 16, 16R I2 बराबर जीटा। एक इक्वेशन तो ये बन गया भाई। एक बार इसमें भी घूम जाते हैं, मान लीजिए यहीं से चलना शुरू किए तो जीटा बाई 2 का गेन, करंट के डायरेक्शन में 14R I2 का लॉस, करंट के अगेंस्ट तो I1R का गेन बराबर 0। तो ये आपको मिल गया 14R I2 माइनस I1R दैट इज इक्वल टू जीटा बाई 2। ये इक्वेशन नंबर 2। इसमें करते हैं 2 का मल्टीप्लीकेशन और इसके साथ देते हैं जोड़, 2R I1 प्लस 16R I2 दैट इज इक्वल टू जीटा। जोड़ेंगे तो ये I1 वाला टर्म कट जाएगा, 14 दूना 28, 28 में 16 जुड़ेगा, कितना आएगा भाई? 28 में 6 जुड़ा तो 34, 44, 44 R I2 दैट इज इक्वल टू 2 जीटा। I2 की वैल्यू आपको मिल गई जीटा अपॉन 22R। I2 तो निकालना नहीं था, I1 निकालना था, तो यहाँ पे ला करके रख देते हैं I2 की वैल्यू। तो 2R I1 प्लस 16R इंटू जीटा डिवीजन में 22R दैट इज इक्वल टू जीटा। R से R गया, 22 में से 16 घटेगा तो बनेगा कितना भाई? 2 और 4 6। तो 2R I1 दैट इज इक्वल टू 6 जीटा डिवीजन में 22, यानी कि I1 की वैल्यू आपको मिल गई 3 जीटा बाई 22R। ठीक, दिस वाज द क्वेश्चन कि गैल्वेनोमीटर की रीडिंग क्या होगी। तो गैल्वेनोमीटर नीचे वाले आर्म में जुड़ा था, दिस विल बी द रीडिंग Yes, ऑफ द गैल्वेनोमीटर। हाँ, एक चीज ध्यान रखिए कि इस पर्टिकुलर गैल्वेनोमीटर जो यहाँ लगा था उसके रेजिस्टेंस के बारे में हमको कुछ नहीं दिया था, तो हमने उसका रेजिस्टेंस 0 मान लिया। ठीक है ना? Yes, sir. हाँ, ये चीज ध्यान रखिएगा। अदरवाइज अगर रेजिस्टेंस दिया रहता तो वो भी यहाँ पे जोड़ते, वो रेजिस्टेंस भी। ठीक है, तो नहीं दिया था, Yes, sir. इसलिए हमने उसको 0, एक आइडियल सिचुएशन को करस्पॉन्डिंग हमने उसकी वर्किंग कर दी। समझ में आया क्या ये भी वर्किंग? Yes, sir. तो नोट कर लो। एक क्लास और अपनी तरफ से प्रॉब्लम कराएंगे, फिर आप अपनी क्वेरीज बनाते रहिए। सेट 2 तक एटलीस्ट सबका प्रॉब्लम बन जाना चाहिए। Thank you, sir. ठीक है, Thank you, sir. ओके, Well, sir. बाय बाय। Thank you. Thank you, sir.